Hello everyone, I'm Himanshi and welcome to another lecture. So this lecture is going to be important for you and ऐसी अगर आपको और लेक्चर भी चाहिए पर आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे डिटेल्ड वीडियो कंसेप्चुअल वीडियोस को फुल इजी कन्वर्टेड नोट्स पे पीडीएफ एंड मॉक टेस्ट एंड इसके अलावा आप टेलीग्राम ज्वाइन हो i5 जिसमें आपको आने वाले वीडियोस एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस पाए। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कम्युनिकेशन बैंक्स बेसिकली, जो कि स्विफ्ट के मतलब इंटरनेशनल पेमेंट में हमने देखा कि बैंक में कम्युनिकेशन होती है, एक बैंक दूसरे बैंक के आप पेमेंट करो तो वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, क्या कोड यूज करते हैं, तो उसमें मेनली हम स्विफ्ट के ऊपर ही फोकस। तो चैप्टर का कंटेक्स्ट क्या है, हम समझ को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। सो इन इंटरनेशनल ट्रेड या फंड ट्रांसफर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सिक्योर एंड कम्युनिकेशन बिटवीन बैंक। क्योंकि अगर एक मैसेज जाने में थोड़ी सी भी पेमेंट डिले होता है या थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो पेमेंट मिस्टेक हो सकती है, पेमेंट में एरर हो सकते हैं, कंप्लायंस हो सकते हैं या फ्रॉड होने के चांसेस भी हो जाते हैं। इसलिए ग्लोबल बैंकिंग इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए वो लोग स्विफ्ट को यूज करते हैं, जो क्योर एंड स्विफ्ट है क्या, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंस। मतलब वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के बैंक आपस में फाइनेंशियल कम्युनिकेशन करने के लिए स्विफ्ट को यूज करते हैं एंड इट इज अ मेंबर ऑपरेटिव हेडक्वार्टर्ड इन बेल्जियम, जिसमें 11,000 से भी ज्यादा जो मेंबर हैं 200 कंट्रीज के अंदर एंड डेली ये 50 मिलियन से भी ज्यादा सिक्योर फाइनेंस को। तो कोर फंक्शन क्या है स्विफ्ट का, स्विफ्ट कोई भी पैसा नहीं रख रहा है, ना ही कोई पैसा मैनेज कर रहा है, वो क्या कर रहा है आपके इनक्रिप्टेड मैसेजेस को ट्रांसफर कर रहा है इंस्टीट्यूशंस के बीच में। एक बैंक का मैसेज दूसरे बैंक को पहुंचा रहा है वो लोग, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजेक्शन है तो वो लोग कोई और ऐसी सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर सकते जो क्लाउड पे हो, जो थर्ड पार्टी ऐप हो, राइट, वहां पे हैक हो सकता है, कुछ भी रिस्क है। तो यहाँ पर फुल सिक्योरिटी इनको मिलती है एंड प्लस स्टैंडर्डाइजेशन। स्विफ्ट ने अपने कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट बनाए, इसको एम्प्टी फॉर्मेट कहते हैं, अलग अलग कम्युनिकेशन के लिए। तो उन स्ट्रक्चर में ही यूज होगा ताकि सभी बैंक को पता लग जाए कि अगर एक पर्टिकुलर कोड आया तो उसका ये सिक्योरिटी एंड स्पीड है, कॉन्फिडेंशियल ऑथेंटिक ट्रांजेक्शन, मतलब सारी वेरिफाई है कि बैंक जो मेंबर्स दिया है, फास्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है एंड ऑटोमेशन पेमेंट, ऑटोमेटेड पे भी हेल्प। बेनिफिट क्या है इसके, एरर कम हो जाते हैं, मैसेजिंग यूज कर रहे हैं, मैनुअल वर्क कम हो जाती है, स्पीड है क्या, डिस्प्यूट होने के चांसेस कम है, रिस्क कम हो जाता है क्योंकि जो एक्यूरेट मैसेज फ्लो होगा तो उससे ऑपरेशनल रिस्क, जो मैनुअल एरर होना, वो कम हो जाते हैं एंड न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो जाती है। बैंक कैन बिल्ड सर्विसेज ऑन टॉप ऑफ स्विफ्ट, जैसे कि B2B क्रॉस बोर्ड वाइड। स्विफ्ट वर्क कैसे करता है, तो स्विफ्ट कोई मनी मूवर तो नहीं है, राइट, ना ही कोई पेमेंट सिस्टम है जैसे ACH हमने देखा था, RTGS एंड NEFT। ये बेसिकली एक पोस्टमैन का काम करता है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मैसेजेस को कैरी करता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है, लाइक प्लीज डेबिट दिस अकाउंट एंड क्रेडिट दैट वन। ये सिंपल इंस्ट्रक्शन है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्विफ्ट कर। और ये जो मैसेज है कि इसको डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो, ये मैसेज क्या होगा, इनक्रिप्टेड होगा। मतलब जिसके पास प्रॉपर इनक्रिप्शन की होगी वही इस चीज को समझ पाएगा, डिकोड कर पाएगा, बाकी कोई और होगा यूजलेस होगा। तो सिक्योरिटी फुल मेंटेन हो जाती है। ओनली सेंडर एंड रिसीवर इंटेंट इंश्योर्स कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन रेपुट द ओवरसाइट एंड रेगुलेशन। अब ये जो स्विफ्ट का पूरा इंस्टीट्यूशन को ओवरसी कौन कर रहा है, नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम, क्योंकि बेल्जियम में ही इसका हेडक्वार्टर है एंड अदर ग्लोबल सेंट्रल बैंक पार्टिसिपेट इन इट्स ओवर्स। बाकी बैंक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। स्विफ्ट इज पार्ट ऑफ देयर डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम एंड स्विफ्ट इज यूज्ड फॉर क्रॉस बॉर्डर फ्लो। इसलिए सारे ही ग्लोबली पार्टिसिपेट। स्विफ्ट के मैसेजेस कोड क्या क्या है, एमटी कोड, जैसे कि MT1XX है, ये कस्टमर की पेमेंट। और 2 हो गया फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटी, कमोडिटी एंड रेफरेंस डाटा, डॉ क्रेडिट के लिए अलग होगी, ट्रैवलर चेक के लिए अलग कोड, कैश अलग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है ट्रेड फाइनेंस के लिए, MT7XX, क्योंकि LC इश्यूएंस वगैरह पर डील। इंडिया में स्विफ्ट कैसे यूज हो रहा है, स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विस लॉन्च्ड ऑन 7 मार्च 2014, जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडियन बैंक एंड स्विफ्ट ग्लोब। तो ग्लोबली जो इंस्टीट्यूशन है उसके साथ इंडिया बैंक ने ज्वाइन करके स्विफ्ट इंडिया को इंट्रोड्यूस किया एंड इससे डोमेस्टिक इंटरबैंक मैसेजेस इनेबल हुई यूजिंग ग्लोबल स्विफ्ट स्टैंडर्ड। अब इसकी एग्जांपल है, जैसे इंडिया का अगर कोई बैंक है जो LC इशू करना चाहता है बैंक यूके के बैंक को, तो
इंडिया के बैंक को क्या मिलेगा, MT-700 LC इशुएंस का कोड आएगा स्विफ्ट बैंक से, एंड वो टर्म्स वेरीफाई करेंगे एंड एक्सपोर्टर को एडवाइस कर देंगे कि जो यूके से LC आई है वो एक्चुअली में वैलिड है भी या नहीं, एंड शिपमेंट होने पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करेगा, एंड MT-734 इशू किया जाएगा कि अगर आपको LC रिफ्यूज करनी है या अगर आपको LC पे करनी है तो MT-7 आएगा। तो इस तरह से अलग अलग स्विफ्ट कोड यूज किए जाते हैं फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट। सो यही हमारा मेन टॉपिक था स्विफ्ट के रिगार्डिंग कि ये कोई पेमेंट का सिस्टम नहीं है, एक मैसेजिंग सिस्टम है जो कि स्टैंडर्डाइज कोड को मैसेज कर रहा है। 11,000 से ज्यादा बैंक यूज कर रहे हैं, 1 से लेके 9 तक एमजेस कैटेगराइज्ड है, एंड MT-7 वाली सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू क्रेडिट, और इंडिया में 2014 में आया था स्विफ्ट। दिस इज द मेन। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर सेक्शन 2.8 जिसमें हम देखने वाले हैं लॉजिस्टिक इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो ट्रेड ट्रांजैक्शन हम पढ़ रहे हैं, हमने सारे पेमेंट मेथड को समझा, हमने ये भी समझा कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट किस तरह, कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती है इंटरनेशनल ट्रेड में, एंड अब हम समझने वाले हैं लॉजिस्टिक इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट करने से खत्म नहीं हो जाता, ये शुरू होता है जब गुड्स मूव होते हैं सेलर की प्लेस से, देन लॉजिस्टिक होता है जो कि ग्लोबल ट्रेड का बैकबोन है बिकॉज उसी की मदद से गुड्स मूव होकर बाहर तक, एंड इट इंश्योर्स व्हाट इट इंश्योर्स दैट द गुड्स रीच राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल। लॉजिस्टिक में क्या क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री, डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम कंप्लायंस, ये सारी चीजें लॉजिस्टिक में आ जाती हैं जो कि इनेबल करती हैं गुड्स को बायर सेलर से बायर तक पहुंच। इट कनेक्ट प्रोड्यूसर, सप्लायर, पोर्ट एंड बायर अक्रॉस बॉर्डर। अलग अलग कंट्रीज के बायर और प्रोड्यूसर में ये कनेक्ट करता है। तो लॉजिस्टिक होता क्या है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग व्हाट द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक, ताकि कॉस्ट सेव हो सके, टाइमली डिलीवरी हो सके, कस्टमर सेटिस्फाई हो, ग्लोबल कंपनी सब मेंटेन करके रख सके। क्योंकि आज के टाइम पर जैसा ट्रेड इन्वायरमेंट है, लॉजिस्टिक इजंट जस्ट ट्रांसपोर्टेशन, इट्स अ स्ट्रेटेजिक डिफरेंशिएटर। इसकी एग्जांपल हम अगर दें तो हम Amazon की एग्जाम यहाँ पर, नॉट इंटरनेशनली बट इन डोमेस्टिक ट्रेड ऑल्सो Amazon किस वजह से ज्यादा पॉपुलर है या उसकी यूएसपी क्या है कि उसने अपना वेयर हाउसिंग का नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, उसने इतने ज्यादा वेयर हाउसेज अपने सेट किए हुए हैं जगह जगह पे, ताकि कस्टमर को अगर कोई गुड्स प्रोवाइड करने हैं तो वो 1 डे डिलीवरी प्रोवाइड कर सके। सबसे ज्यादा फास्ट डिलीवरी अगर किसी प्लेटफॉर्म पे होती है ई कॉमर्स में तो वो Amazon पे होती है, एंड उसका रीजन क्या है कि उन्होंने अपने जो भी वेयर हाउसिंग नेटवर्क है उस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, एंड दैट वेयर हाउसिंग इज व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ योर लॉजिस्टिक। ओके, तो इस तरह से Amazon की एग्जांपल हम देख सकते हैं कि किस तरह उसने ये स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने आप को डिफरेंशिएट किया बाकी कंपेटिटर्स। इंपॉर्टेंस क्या है, क्रिएटिंग अ फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट। ट्रांसपोर्ट से ज्यादा अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट में मदद करेंगे, वेंडर रिलेशन पैक, क्योंकि आपको जो भी डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आपको इजिली इनेबल कर दी जाती है। फैसिलिटेटिंग कनेक्शन किसके बीच में बना रहा है, सप्लायर, बायर, पोर्ट एंड प्रोवाइडर के बीच। प्रोड्यूसिंग कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, रिड्यूसेस शिपिंग, स्टोरेज एंड कॉस्ट। जब आपकी लॉजिस्टिक आपने बहुत अच्छे से प्लान की हुई है कि इधर पहुंचेंगे एंड साथ ही आपकी शिपमेंट हो जाएगी में या कैसे भी, तो वहां पे आपकी कॉस्ट, स्टोरेज की कॉस्ट आप सेव। कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबको एक दूसरे से चाहिए, राइट, तो वो आपस में कोलैबोरेट शेयर कर सकते हैं जिससे ट्रेड ज्यादा होगा, ट्रेड बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मार्केट ग्रो करेगी, एंड इमरजेंसी के केस में भी आप जो भी चीजें ट्रांसफर करनी है, अगर इंडिया ने किसी कंट्री को हेल्प प्रोवाइड करनी है या बाहर से कोई हेल्प लेनी है तो वो इजिली हम कोलैबोरेट के साथ क्रॉस बॉर्डर। ट्रेड में क्या रोल है लॉजिस्टिक का, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, आपको सबसे ध्यान से चुनना होगा कि कार्गो को मूव कैसे करना है, शिप, एयर या रेल या रोड, राइट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आप सप्लायर से लेके इन्वेंट्री किस तरह से मेंटेन करोगे, कि क्या टाइमलाइन रहने वाली है, आप वो फुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ध्यान में रखोगे। कस्टम की जो भी कंप्लायंसेस करनी है, लाइसेंस हो गए, ड्यूटी पे है, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, वो सब चीजें प्रोवाइड करना। वेयर हाउसिंग, इन बिटवीन ट्रांजिट गुड को किस तरह से स्टोर करना है, ये भी लॉजिस्टिक का पार्ट है। रिस्क मैनेजमेंट, अगर कोई डिले हो जाता है या नेचुरल डिजास्टर आ जाता है उसमें इंश्योरेंस है, राइट, तो वो भी लॉजिस्टिक का पार्ट है। लॉजिस्टिक इज एनीथिंग दैट इज इनेबलिंग यू टू सेंड द गुड्स। ओके, फिर इंटरनेशनल रेगुलेशंस आ जाती हैं, इसमें कंप्लाई कर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से गुड्स को ट्रैक, कॉस्ट कम करनी कि कौन सा रूट मेरे लिए सबसे, स्टॉक को किस तरह से मैं स्टोर करूं कि मेरे लिए कॉस्ट कम पड़े,
कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी किस तरह से हम कर, इस तरह से विदाउट ब्रेकिंग और डैमेजिंग द गुड्स हम उनको ट्रांसपोर्ट करें। एंड सस्टेनेबिलिटी, अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली लॉजिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस की इस तरह की प्रैक्टिस फॉलो कर से हम कार्बन एमिशन जो है उसको रिड्यूस। रोल ऑफ डिजिटाइजेशन इन लॉजिस्टिक, तो डिजिटाइजेशन से क्या होगा, आप रियल टाइम में शिपमेंट को ट्रैक कर, राइट। अगर आप ऑनलाइन भी कुछ ऑर्डर करते हो तो आप देख सकते हो, या आपको कोई ब्लू डार्ट से कोई भी आपका कोरियर आना है तो आप फुल उसकी क्या कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो ऑनलाइन। एंड फोरकास्ट डिमांड एंड, आप ये देख सकते हो कि आपके पास पूरा डाटा अवेलेबल होगा जब ऑनलाइन, तो आप ये देख सकते हो कि कौन से रूट से सबसे ज्यादा फास्ट गया, या किस पीरियड में किस पर्टिकुलर टाइप की सर्विस की डिमांड सबसे ज्यादा है। वो डाटा को एनालाइज करके आप अपनी सर्विस को क्या कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो। क्लाउड कोलैबोरेशन से क्या होगा कि जो भी पार्टीज के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर होनी है वो इजिली हो जाएगी। ऑटोमेशन हो गई, फास्टर इनवॉइसिंग एंड पेपर वर्क होगा, वेयर हाउसिंग ऑपरेशन इजिली मैनेज हो सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझाया था, जिससे हम रिकॉर्ड को वेरीफाई भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो है मैनुअली देने की जगह इलेक्ट्रॉनिकली भी ट्रांसफर कर सकते हैं। IoT, AI, ठीक है, और कंप्लायंस के टूल्स यूज कर सकते हैं। ट्रेड रेगुलेशन, ई कॉमर्स के इंटेग्रेशन से अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सबको यूज करके हम अपने ऑर्डर्स को फुलफिल कर, तो ये सारे हो गए बेनिफिट के। इंडिया के अंदर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आई 2022 का मेन पर्पस क्या था कि जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने को पूरी हमारा एक प्रोक्योर टू पे तक का साइकिल जो होता है, उसमें जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो 13-14% से 8% पे लेके आना। एंड LPI रैंक को इम्प्रूव करना, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना, बूस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड क्रिएट 10 to million जॉब्स। तो इस पर्पज से लॉजिस्टिक पॉलिसी इंडिया में लाई गई कि लॉजिस्टिक पे फोकस किया जाए, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाया जाए। मेन फीचर क्या है, IDS, जिसमें यूनिफाइड डेटा फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, रेलवे एंड कस्टम, मतलब इन सभी डिपार्टमेंट का डेटा जो है आपस में क्या हो सके, इंटरचेंज हो सके, ताकि कस्टमर या जो भी एक सिटीजन है उसने अगर कस्टम्स में अपनी इंफॉर्मेशन दे दी गुड्स की, उसको बाद में ये ना हो कि उसको रेलवे डिपार्टमेंट को अलग से डॉक्यूमेंट देना पड़ रहा है, उसको GST को अलग से देना पड़ रहा है। ये लोगों की आपस में कम्युनिकेशन अच्छी हो ताकि उसके लिए काम करना आसान रहे, वो कंप्लायंस पे फोकस करने की जगह अपने बिजनेस पे फोकस कर सके एक बिजनेसमैन, तो उसलिए ये किया गया। देन वी हैव यूलिप क्या है, वन स्टॉप पोर्टल फॉर लॉजिस्टिक डिजिटल सर्विस, आपको जो भी सारी पॉलिसीज चाहिए। देन वी हैव E-log, प्लेटफॉर्म फॉर इंडस्ट्री टू रेज लॉजिस्टिक इश्यूज, जो भी लॉजिस्टिक इश्यूज है वो अपने यहाँ पे आप बता सकते हो। एंड SIG, पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट ग्रुप की जो भी पॉलिसी है उसमें करंटली क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उस चीजों को फोकस करना। तो ये सारे चीजें लाई गई अंडर व्हाट, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। क्या क्या सपोर्ट इनिशिएटिव लाएंगे हैं, गति शक्ति, जिसमें उन्होंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया, शिपिंग को इम्प्रूव करना, इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोट करना, कार्गो मूवमेंट को इजी बनाना, राइट। ये सारी चीजें। भारतमाला, बूस्ट रोड एंड हाईवे कनेक्टिविटी, वो। देन वी हैव सागरमाला, जिसमें कोस्टल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट को हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं बेटर। देन वी हैव सिक्योर लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज, जो भी डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज है उसको सिक्योरली करने के लिए 8 जुलाई को ये इनिशिएटिव लाया गया, जिसमें मैनुअल डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करके हम क्या लाना चाहते हैं, सिक्योर डिजिटल फ्लो लाना चाहते हैं, जैसे आधार और ब्लॉकचेन को यूज करना। बेटर ऑडिट ट्रेल हमने मेंटेन करना है। ऑडिट ट्रेल मैंने बताया था, ऑडिट ट्रेल क्या होता है कि ऑनलाइन जब आपकी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं एक एक, तो उसमें ये भी पता लगेगा कि पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर पर्सन ने क्या चेंजेस किए, राइट। तो उससे डेटा टेम्परिंग हमारी जो है वो उसका रिस्क कम हो जाता है। इनेबल्स फास्टर शिपिंग, रिड्यूस फ्रॉड, क्योंकि बाद में कोई बढ़ता है। कार्बन सेविंग, क्योंकि हम पेपर का यूज कर रहे हैं, रिड्यूस कर। GHG एमिशन कैलकुलेटर लाया गया, जिससे हम क्या करेंगे, ग्रीन हाउस का इम्पैक्ट करेंगे एंड अक्रॉस रेल वर्सेज रेल, इनमें देखेंगे कि ग्रीन हाउस इम्पैक्ट किस में कम है, उस चीज को करना। बिजनेस को मोटिवेट करना कि सस्टेनेबल ऑप्शन आप चूज से ग्रीन हाउस एमिशन कम। शिपमेंट एक्सपोर्टर सबमिट, अपॉन शिपमेंट एक्सपोर्टर सबमिट डॉक्यूमेंट, ताकि वो डॉक्यूमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करे, राइट। एंड बैंक्स एंड सो दिस वाज आवर होल टॉपिक ऑन व्हाट, ऑन द लॉजिस्टिक्स की। लॉजिस्टिक क्या है, बेसिकली हर एक चीज जो इनेबल करती है
इनेबल किसे करती है, सेलर को बायर तक गुड्स पहुंचाने के अंदर हमने देखा क्या क्या चीजें आ जाती हैं एंड किस तरह से हम उन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं एंड लॉजिस्टिक सही होने से ट्रेड बढ़ सकता है। उसके लिए हमने अमेजोन की एग्जाम की और इंडिया की भी एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारी पॉलिसीज लाई जा रही है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड इंप्रूव हो सके और उसको इम्प्रूव करने के लिए लॉजिस्टिक को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट 6.8। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 2.9 दैट इज ट्रेड डिजिटाइज। तो ग्लोबल ट्रेड में हमने देखा कि डॉक्स बहुत सारे यूज होते हैं एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। डिजिटाइजेशन से क्या होगा, ये जो सारिकल मूवमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटल इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना ताकि स्पीड बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े एंड ओके। सो इस लेक्चर में हमने समझना है कि डिजिटाइजेशन से किस तरह हम इंटरनेशनल ट्रेड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्पेशली में इन हैंडलिंग एंड सेटलमेंट थ्रू लाइक ब्लॉक ट्रेड। डिजिटाइजेशन क्या, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी टू इनेबल ट्रेड इन गुड। जो भी डॉक्यूमेंट है लाइक बिल ऑफ लेडिंग, अदर वॉइस, इंश्योरेंस आर जनरेट भी हम ऑनलाइन करें, ट्रांसमिट भी ऑनलाइन करें इलेक्ट्रॉनिकली एंड उनको प्रोसेस भी रखी करें। और इलेक्ट्रॉनिकली करने के लिए सेफ्टी बढ़ानी होगी, तो सेफ्टी के लिए हम इनक्रिप्टेड रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे एंड ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट को ही अपलोड है, उस चीज को चेक करने के लिए भी हम इंट्रोड्यूस कर। जो ट्रेडिशनल फ्लो था वो किस तरह से चलता था, एक्सपोर्टर गुड्स शिप करेगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट, उसको ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा, राइट। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा फुल सेटलमेंट और अपने बैंक सेलर के बैंक को प्रोवाइड, राइट। सेलर का बैंक फिर क्या करेगा, बायर के बैंक को वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड, बायर को बिल मिलेगा, डॉक्यूमेंट वो उन चीजों को शिपिंग कंपनी को दिखाएगा और गुड्स ले लेगा। तो इस तरह से काफी ज्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व हो जाता है जिसकी वजह से डिले और ऐसा और टाइम। लेकिन डिजिटल फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे है, डॉक्यूमेंट तो वही सेम है बट जनरेट कैसे हो रहे हैं, डिजिटली। तो डायरेक्टली बायर के बैंक या शिपिंग लाइन से सिक्योरली ट्रांसफर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, टाइम भी सेव होगा और कॉस्ट। इम्पैक्ट क्या है, फास्टर टर्न अराउंड, आप फास्टर डॉक्यूमेंट को ट्रांसमिट कर सकते हो, एरर कम, मैनुअल काम कम कर दिया, कॉस्ट कम हो रही है, कोरियर का भी कॉस्ट कम कर दी, कंप्लायंस बेटर है क्योंकि ऑडिट ट्रेल हैं। एग्जांपल ई कॉमर्स बूम, पहले 1.5 ट्रिलियन का ई कॉमर्स से अब 4 ट्रिलियन की क्या कर रहे हैं, डिजिटाइज कर रहे हैं अपने ट्रेड। इंडिया के अंदर किस तरह ये चीजें चल रही हैं, इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट को सबमिट करना अलाउड है इलेक्ट्रॉनिकली, राइट। ऑनलाइन कस्टमर क्या कर सकता है, सॉफ्ट कॉपी ओरिजिनल कलेक्ट ब्रांच उनको अपलोड कर सकता है, ऑनलाइन ही वो एलसी की एप्लीकेशन डाल, प्री शिपमेंट क्रेडिट ले, कलेक्शन बिल दे सकते हैं और एक्सपोर्ट की पेमेंट भी वो क्या कर सकते हैं, डिजिटली कर सकते हैं। तो इंडिया में ये सारी से हम ट्रेड को डिजिटाइज कर। देन एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, इलेक्ट्रॉनिक बैंक ऑफ गारंटी दैट इज ईबीजी, जो कि इंट्रोड्यूस किया नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज, जिसमें ई स्टैंपिंग की मदद से हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को स्टैम्प करके एंड उनको वेरीफाई कर। बेनिफिट क्या है, इश्यूएंस का टाइम कुछ मिनट्स के अंदर बैंक सारे फिर वेरिफिकेशन करके आपको बैंक गारंटी। ब्लॉकचेन का ट्रेड, ब्लॉकचेन की यूज करके ट्रेड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड को डिजिटाइज कर रहे हैं, हम एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर मेंटेन कर रहे हैं जो कि अलग अलग पार्टी मेंटेन करेंगी। तो ये आपको अच्छे से समझाया था ब्लॉकचेन होता क्या, एक बार से पूरा प्रोसेस देख लेते हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, बैंकर, इंपोर्टर, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब की हमने क्या करी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सॉफ्टवेयर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करेगा, पूरे ट्रेड प्रोसेस का सेलर से लेकर अल्टीमेट बायर तक जितने भी स्टेप उसमें सबका एक रोल ऐड कर, राइट। फिर जिस भी पर्सन का जो जो रोल है वो उसको फुलफिल करके अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप पे ट्रेड को पहुंचाता रहेगा। तो इससे क्या होगा, सेलर और बायर रियल टाइम में देख सकते हैं कि लॉजिस्टिक में क्या क्या चीजें चल रही हैं, 1 एंड नंबर 2 जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं फिजिकली मूव होने की जगह क्या हो रहे हैं, हम इसी सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड करके एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। नंबर 3, क्योंकि रियल टाइम अपडेट हो रहा है, ऑनलाइन अपडेट हो रहा है, तो फ्रॉड के चांसेस कम है, कोई बंदा बाद में कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। नंबर 4, टाइम सेव हो रहा है, आपको फिजिकली नहीं कुछ भी करना पड़ रहा, आपको यहाँ से आपको जस्ट ऑटोमेशन लगानी है कि अगर ये आपने रूल सेट कर दिया कि अगर सेलर ने मुझे बिल ऑफ लेडिंग पहुंचा दिया, उसमें ये सारी आप उसको डिटेल भी बता सकते हो कि ये सारी डिटेल चेक करनी है एंड उसके बाद पेमेंट अपने आप ट्रिगर करके है,
तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पूरा एक चेन ऑफ कमांड स्टैब्लिश कर सकते हैं एंड उसकी मदद से हम अपना पूरा ट्रेड डिजिटाइज कर, ऑनलाइन ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाएगी, शिपिंग बिल भी बन जाएगा, इंश्योरेंस पॉलिसी भी ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, एक्सपोर्ट रिसीवेबल फाइनेंसिंग, इवन आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको फाइनेंसिंग मिल जाएगी। ब्लॉकचेन की मदद से शिपमेंट को ट्रैक कर सकते हो, आपको शिपिंग कंपनी से गुड्स रिलीज कराने हैं, उसकी ऑथराइजेशन भी आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन दे सकते हो एंड पेमेंट भी अल्टीमेटली आपको गुड्स मिलने के बाद आप ऑनलाइन कर सकते हो। अब ग्लोबल ब्लॉकचेन कौन सी कंपनीज कर रही हैं, एक तो है वी ट्रेड जिसमें HSBC बैंक है, सेंटेंडर बैंक है, नोडिया, ये सारे बैंक मिलकर ग्लोबल बैंक वी ट्रेड बनाया। देन वी हैव वोल्ट्रॉन जिसमें अगेन HSBC, SCB, इंडिया के अंदर लीडिंग बैंक जो ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं दैट आर HDFC, ICICI, इंडसइंड, ये सब लोग ओवरसीज पार्टनर के साथ मिलकर ब्लॉकचेन डेवलप कर रहे हैं। एंड देन वी हैव IBBIC, इंडियन बैंक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें 15 मेन बैंक ने मिलके ब्लॉकचेन इनेबल ट्रांजैक्शन को इंट्रोड्यूस। ब्लॉकचेन यूज क्या करना है, क्योंकि ट्रेडिशनल में फ्रॉड हो, डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड RBI ने क्या किया, मैंडेटरी कर दिया SFMS ना LC के लिए। एंड ब्लॉकचेन क्या करता है, सिक्योरिटी भी ऐड करता है, ट्रांसपेरेंसी भी ऐड करता है, इसलिए ब्लॉक एग्जांपल है टाटा स्टील अपना ब्लॉक एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश और वो प्लेटफॉर्म यूज करता है कॉन्टोर ब्लॉकचेन बैंक है स्टार्टर। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, ऑनलाइन ही LC इशू हुई एंड कंफर्म हुई, डॉक्यूमेंट भी इलेक्ट्रॉनिकली आए, जो भी डिस्क्रिपेंसी है वो हफ्तों में बैंक के पास जाने की जगह ऑनलाइन ही एक दूसरे को मैसेज करके एंड टू एंड डिजिटल LC की प्रोसेसिंग कर। फिर जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसका क्या रोल है डिजिटाइजेशन के अंदर, सबसे पहले उन्होंने डिजिटल ट्रेड स्टैंडर्ड लाए कि जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर कम्युनिकेशन करने के लिए कॉमन स्टैंडर्ड हो जाए ताकि ऑपरेशंस इजी हो जाए, इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ सिस्टम। हम मल्टीपल सिस्टम के बीच में भी अगर एक पार्ट में ब्लॉकचेन यूज हो रहा है, एक पार्ट में हम फिजिकल डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, तो वहां पर भी इंटर ऑपरेटेबिलिटी पॉसिबल हो जाए। यूनिफॉर्म रूल लाए फॉर डिजिटल ट्रेड ट्रांजैक्शन URDTT। एंड इसमें बेसिकली वो डील करते हैं कि किस तरह से सेल के डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट को सेल का एविडेंस माना जाएगा परचेज का, राइट। एंड किस लिए डिजाइन किया, जहाँ पे फुली डिजिटल एनवायरनमेंट को यूज करो। मेन प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपको रखने हैं जो कि लॉ के अंदर वैलिड हो जाएंगे, इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट में है तो वो एक्सेसिबल होनी चाहिए एंड अनकरप्टेड होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन नॉन कंप्लायंट है तो वो उसको रिप्लेस करना होगा रिकॉर्ड को, अगर कोई डॉक्यूमेंट या टर्म्स अमेंड करनी होंगी या ऐसी एक्सेप्ट करना, तो वो चीजें हम वो रूल्स आपको बताएंगे ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई डिजिटल ट्रेड का। विद दिस जो भी न्यू कंसेप्ट है आपके इंटरनेशनल ट्रेड में वो भी समझ आ गए एंड हमने पूरा ओवरऑल ट्रेड का सेक्टर जो है हमारा वो हमने अच्छे से कवर कर लिया। एंड आई होप कि आपने बहुत डिटेल में इस चीज को समझा होगा एंड जस्ट बुकिश चीजें समझने की जगह हमने किस चीज पे फोकस करना है, प्रैक्टिकली चीजों को रिलेट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रैक्टिकली अगर आप इस सब को यूज नहीं कर पाओगे तो इतना टाइम इन्वेस्ट करने का फिर पॉइंट नहीं है, राइट। तो आप देखोगे आप इस चीज को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको ऐसी पूरा कोर्स डिटेल में करना है तो आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं एंड आई विल सी इन अदर लेक्चर्स।